हेलो एवरीवन। तो आज हम जेनेटिक्स की थर्ड वीडियो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड वीडियो में हम मेंडल के जो कंट्रीब्यूशन हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब तक हमने जेनेटिक्स की टर्म्स डिस्कस की हैं। तो मेंडल का जो कंट्रीब्यूशन है जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा रहा है। इनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। ये पहले वो साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम जेनेटिक्स पे काम किया। जो ट्रांसमिशन हो रहा है कैरेक्टर्स का जनरेशन टू जनरेशन, इस पे इन्होंने पहली बार काम किया था। तो मेंडल का जो वर्क है वो जेनेटिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेंडल को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। मेंडल जो थे इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1822 से 1884। 1884 में इनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि 22 में इनका जन्म हुआ। 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव में सिलेसिया विलेज में इनका जन्म हुआ। ठीक है, ये बहुत ही नॉर्मल परिवेश में बड़े थे बेटा। ठीक है, और इन्होंने जो अपना वर्क शुरू किया, ये इन्होंने अपना काम शुरू किया बेटा 1857 में। इन्होंने अपना हिस्टोरिकल वर्क जो कि उन्होंने पी प्लांट पे किया था वो इन्होंने स्टार्ट किया, और इनका काम चला था 1863 तक इन्होंने अपना काम किया था। ठीक है, तो 19th सेंचुरी में इन्होंने अपना काम किया। ठीक है, इनकी काफ़ी रीजंस रहे हैं इनकी सक्सेस के, और इनकी सफलता के बहुत सारे रीज़न रहे हैं। जैसे कि उन्होंने पी प्लांट को चूज़ किया था एज ए एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के लिए। ठीक है, एज ए एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इन्होंने पी प्लांट को चूज़ किया, जो कि जिसकी लाइफ साइकिल जो है वो बहुत छोटी है। एक साल में हम 2 से 3 जनरेशन पी प्लांट की स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्होंने फॉर एग्जांपल अगर ये पीपल का प्लांट सेलेक्ट कर लेते हैं या मैंगो का प्लांट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उसको स्टडी करने के लिए तो उसकी जनरेशन को भी आना पड़ता है सामने। ठीक है, तो ये इनकी सक्सेस का एक रीज़न रहा कि इन्होंने पी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के लिए उन्होंने चूज़ किया। ठीक है, दूसरा इनका रीज़न ये रहा कि नेचुरल जो पी का प्लांट होता है नेचुरली वो सेल्फ पॉलिनेट करता है, लेकिन इन्होंने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है इसके अंदर। उन्होंने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी कराई, इमास्कुलेशन कराया, उसके अंदर बैगिंग कराई, जिससे उनके जो एक्सपेरिमेंट थे उनका जो सक्सेस का रेट था वो इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या किया, ए वन टाइम में सिर्फ एक ही कैरेक्टर को इन्होंने स्टडी किया। ऐसा नहीं किया इन्होंने कि एक साथ बहुत सारे कैरेक्टर ले लिया, एक साथ इन्होंने बहुत 6 से 7 कैरेक्टर लेके इन्होंने अपना काम शुरू किया। ऐसा इन्होंने नहीं किया। इन्होंने एक वन टाइम में या तो एक ही कैरेक्टर को डिस्कस किया, स्टडी किया, या फिर 2 कैरेक्टर को इन्होंने एक साथ जो है वो स्टडी किया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन्होंने किए, डाई हाइब्रिड क्रॉस भी किए। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा कैरेक्टर इन्होंने एक साथ जो है वो स्टडी नहीं किए। ओके, तो ये भी उनकी सफलता का एक रीज़न रहा। और दूसरा ये कि जो पी का प्लांट है, मटर का जो प्लांट है, वो बहुत इजी है कल्टीवेट करने के लिए। उसके लिए कुछ खास एफर्ट नहीं करने पड़ते हैं। ठीक है, दूसरा पी का जो सीड होता है वो लार्ज होता है। ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज, उसका एनालिसिस हम कर सकते हैं इजीली। ठीक है, विदाउट माइक्रोस्कोप हम इसकी एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, और इन्होंने जो डाटा यहाँ पे यूज़ किया वो कैसा यूज़ किया, इन्होंने स्टैटिस्टिकल डाटा इन्होंने यूज़ किया, जो बहुत ही नया कंसेप्ट था बायोलॉजी के लिए और काफ़ी अप्रोप्राइट भी रहा। इनका काम इसी की वजह से काफ़ी एक्यूरेट रहा। इनकी कैलकुलेशन जो है वो, इनका जो कैलकुलेशन पार्ट था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, तो ये भी इनकी क्या है था, एक सक्सेस का एक रीज़न था। ठीक है, लेकिन मेंडल का जो काम था बेटा, उन्होंने काम बहुत अच्छा किया था। हम ज़रूर आज इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका जो काम था वो इनकी डेथ के 16 ईयर्स के बाद रिकॉग्नाइज हुआ। ठीक है, जब तक ये जिंदा रहे अपने काम को पब्लिश कराने के लिए, अपने काम को की डिस्कवरी के लिए, ठीक है, काम को दिखाने के लिए ये संघर्ष करते रहे। ठीक है, लेकिन इनको सफलता नहीं मिली। इनका काम पब्लिश कब हुआ, इनके मरने के 16 साल के बाद। 3 साइंटिस्ट थे, कार्ल कोरेंट्ज, हुगो डी बेरिस, कार्ल कोरेंट्ज, हुगो डी बेरिस और वॉन टेस्मार्क। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने
रीपब्लिश किया मेंडल के काम को, अलग अलग रीपब्लिश किया उन्होंने, ठीक है। जैसे कार्ल कोरेन थे, उन्होंने यही सेम एक्सपेरिमेंट किए मेज के प्लांट पे। कार्ल कोरेन जो है जर्मनी के साइंटिस्ट थे, ठीक है। ह्यूगो डी बेरी जो है वो हॉलैंड के साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये सेम एक्सपेरिमेंट किए इवनिंग प्रिमरोज पे, ठीक है। और उन्होंने रीपब्लिश किया इसको, सारे कंप्लीट जो मेंडल का वर्क था उसको 1901 में रीपब्लिश किया, ठीक है। वॉन टेस्मार्क जो थे ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिफरेंट प्लांट पे यही सेम एक्सपेरिमेंट किए और उनके रिजल्ट जो है वो सेम रहे एज जैसे कि मेंडल के रिजल्ट, ठीक है। तो इन 3 साइंटिस्ट ने मेंडल के काम की रीडिस्कवरी की, ओके। तो मेंडल की सक्सेस के भी रीज़न थे और इनके फेलियर के जो रीज़न थे वो क्या थे। सबसे मेन जो इसका रीज़न रहा वो क्या रहा, क्योंकि ये मैथमेटिशियन थे, ये बायोलॉजिस्ट नहीं थे। तो जितने भी बायोलॉजिस्ट थे उस टाइम के, उन सबको ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि एक मैथमेटिशियन हमें बायोलॉजी सिखा रहा है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट इनका क्या रहा था कि इन्होंने पहली बार बायोलॉजी के अंदर एक नया कंसेप्ट यूज़ किया, स्टैटिक्स का कंसेप्ट। स्टैटिक्स का कंसेप्ट इन्होंने यूज़ किया बायोलॉजी के अंदर, ये बायोलॉजिस्ट के लिए बहुत नया था, ठीक है। तो इस चीज़ को भी वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि बायोलॉजी के कंसेप्ट के अंदर एक स्टैटिक्स हमें, मैथमेटिशियन हमें स्टैटिक्स का कंसेप्ट यूज़ करके बायोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। दूसरा इनका रीज़न क्या रहा कि इन्होंने जो अपना वर्क था इन्होंने पब्लिश कराया एक छोटे से जर्नल के अंदर, जिसका जो सर्कुलेशन था वो काफ़ी लिमिटेड रहा, ठीक है। इन्होंने अपना काम पब्लिश कराया नेचर फॉर सेंडरवेरियन के अंदर, ये एक लोकल जर्नल था वहाँ का, और इसका सर्कुलेशन जो था वो भी काफ़ी लिमिटेड था, तो इनके काम को लोग जान ही नहीं पाए, ठीक है। और एक मेन रीज़न और भी रहा इनका, क्योंकि इन्होंने जो अपना काम किया वो कब किया, 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में इन्होंने अपना काम किया, और 19th सेंचुरी के ही जो लीडिंग साइंटिस्ट थे बायोलॉजी के, वो कौन थे, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ये 19th सेंचुरी के टॉप मोस्ट साइंटिस्ट में से एक थे, और उन्होंने उस वक्त एक बुक लिखी थी। उनकी एक बुक उस टाइम पे 19th सेंचुरी में ही पब्लिश हुई थी, जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस बुक में इन्होंने कहा कि जो इंसान है उसके एंसेस्टर जो हैं वो एप्स हैं, मंकी रहे हैं, ठीक है। तो ये जो टाइम था ना 19th सेंचुरी का, ये राजा महाराजों का टाइम हुआ करता था, ठीक है। और ऐसे टाइम में जब राजा तो अपने आप को देवताओं के समतुल्य मानते थे, देवताओं के जैसे ही मानते थे, तो ऐसे टाइम में अगर कोई इंसान कहता है कि इंसान जो है बंदर की उसके पूर्वज हैं, तो ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। इनके नाम पे उस टाइम पे बहुत लार्ज अमाउंट में कंट्रोवर्सी हुई, इनके बहुत सारे स्टैचू जलाए गए, ठीक है। बहुत सारी कंट्रोवर्सी थी, और इस कंट्रोवर्सी के बीच में इनकी बुक की जो है वो डिमांड बहुत ज़्यादा थी लोगों के बीच में। इनकी एडिशन जो है वो एडवांस बुकिंग चलती थी उसकी, ठीक है। और ऐसे टाइम में अगर कोई इंसान आके बोले कि मेरे मटर के हरे बीज, मटर के पीले बीज, उनको कौन सुनेगा। तो ये एक मतलब इनका जो डिस्कवरी का जो टाइम था वो काफ़ी गलत था इनके लिए। अगर इसके आगे पीछे होता तो हो सकता था कि इनके काम को उसी टाइम रिकॉग्नाइज कर लिया जाता, लेकिन इनकी बुक के चलते इनके काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, ठीक है। इन्होंने कुछ कंक्लूजन दिए थे, लॉ नहीं दिए थे इन्होंने कंक्लूजन दिए थे, ठीक है। उनको लॉ फॉर्म दी कार्ल कोरेन्स और ह्यूगो डी बेरीज ने, ठीक है। इन्होंने जो अपना काम किया था बेटा वो पी प्लांट पे किया था, और इन्होंने उन्होंने अलग अलग 7 कैरेक्टर लिए जिनको इन्होंने स्टडी किया, ठीक है। वो कैरेक्टर कौन से थे, लेंथ ऑफ प्लांट, पी प्लांट की लेंथ, कैरेक्टर एक होगा, इसके ट्रेड 2 होंगे, टोल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट, 2 कैरेक्टर होंगे, टोल एंड ड्वार्फ
प्लांट, जो लाई करते हैं 4th नंबर को क्रोमोसोम के ऊपर। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर इन्होंने लिया फ्लावर की पोजीशन, एक्साइल है या एपिकल। ठीक है, तो इसका जो कैरेक्टर है वो भी कहाँ पे लाई करता है, क्रोमोसोम नंबर 4th के ऊपर। ठीक है, फ्लावर शेप ऑफ पोड, जो पोड की शेप है वो किस तरह की है, ये भी कैरेक्टर जो है वो लाई करता है 4th क्रोमोसोम पे। इसके बाद कलर ऑफ पोड, जो पोड है उसका कलर कैसा रहा है। ठीक है, इसका क्रोमोसोम जो लाई करता है, ये जो कैरेक्टर लाई करता है ये 5th नंबर क्रोमोसोम पे लाई करता है। इसके बाद जो कैरेक्टर है शेप ऑफ सीड, ठीक है, शेप ऑफ सीड जो है वो कहाँ पे लाई करता है, 7th नंबर क्रोमोसोम पे। ठीक है, कलर ऑफ कोटिलिडन लाई करता है 1st क्रोमोसोम पे, कलर ऑफ फ्लावर लाई करता है अगेन 1st नंबर क्रोमोसोम पे। ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम है टोटल 4 क्रोमोसोम है जिनके ऊपर इनके कैरेक्टर जो है वो लाई करते हैं, 4th, 5th, 7th एंड 1st। ठीक है, टोटल 4 क्रोमोसोम है जिनके ऊपर इनके कैरेक्टर लाई करते हैं। इनके लिए प्लस पॉइंट क्या रहा कि जो कैरेक्टर इन्होंने लिए वो क्या थे, उन क्रोमोसोम के ऊपर उनकी जो प्लेसमेंट थी वो डिस्टेंट थी। जैसे एक कैरेक्टर अगर यहाँ लाई कर रहा है तो दूसरा यहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, अगर सेम क्रोमोसोम पे भी थे, जैसे 4th नंबर क्रोमोसोम पे 3 कैरेक्टर लाई करते हैं, तो इनकी प्लेसमेंट जो थी वो काफ़ी दूर थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इनके बीच में कोई किसी तरह की लिंकेज नहीं हुई। ठीक है, तो इनके जो रिजल्ट थे वो काफ़ी सही रहे, एक पैटर्न में रहे। ठीक है, तो एक जो जीन उन्होंने लिया था फ्लावर का कलर इन्होंने लिया नहीं था, और सीड कोट का कलर। ठीक है, ये प्लियोट्रोफिक जीन है पी प्लांट के अंदर। ठीक है, ये कैरेक्टर भी उन्होंने स्टडी नहीं किए थे, तो ये भी इनके लिए क्या रहा, प्लस पॉइंट रहा। ठीक है, तो काफ़ी सारे प्लस पॉइंट रहे जिनके चलते आज हम मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम पे जानते हैं। इन्होंने इनका जो वर्क था वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो इनका जो वर्क था वो क्या था और इन्होंने क्या काम किया था वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने 4 कंक्लूजन दिए थे बेटा। ठीक है, इनके कंक्लूजन क्या क्या थे वो हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन था इनका पेयर्ड फैक्टर। फर्स्ट कंक्लूजन था इनका पेयर्ड फैक्टर। ठीक है, तो पेयर्ड यहाँ पे फैक्टर उन्होंने जीन के लिए टर्म इस्तेमाल की थी। वो एक मैथमेटिशियन थे और उनको इतनी नॉलेज नहीं थी कि जो जीन है वो क्या होते हैं, और एक्चुअल में उस टाइम तक डिस्कवर भी नहीं हुए थे। जो जीन है वो डिस्कवर नहीं हुए थे तब तक। 1902 में जाके सेल डिवीज़न को स्टडी किया गया था, और उसकी डिस्कवरी काफ़ी बाद में हुई है कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, जीन क्या होते हैं, इनकी डिस्कवरी काफ़ी टाइम बाद हुई है। तो तब तक किसी की नॉलेज में ही नहीं था कि जीन नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा फैक्टर है जिसका ट्रांसमिशन होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर। ठीक है, तो इनका जो फर्स्ट कंक्लूजन था वो था पेयर्ड फैक्टर। इन्होंने कहा कि जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा पेयर में रहते हैं। फैक्टर हमेशा कैसे रहते हैं, पेयर में रहते हैं। आज हम सब जानते हैं कि जो जीन होते हैं, जो क्रोमोसोम है वो कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिज्म में होते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। वो 2 जीनोम के सेट होते हैं और दोनों एक साथ रहते हैं, पेयर बना के रहते हैं। ठीक है, और एक क्रोमोसोम पे जितने नंबर ऑफ जीन होंगे सेम जीन कहाँ होंगे, दूसरे क्रोमोसोम पे होंगे। तो जो जीन है वो पेयर में होंगे किसी भी इंडिविजुअल के अंदर। ठीक है, ऐसा उन्होंने फर्स्ट कंक्लूजन में कहा। फर्स्ट कंक्लूजन में इन्होंने कहा कि जो फैक्टर्स होते हैं, यूनिट फैक्टर्स होते हैं, वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, इनका लॉ जो है, ये जो लॉ है पेयर्ड फैक्टर जो लॉ है इनका, ये यूनिवर्सल है, इसको माना गया है, मतलब इसके एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है,
और इसके बाद सेकंड कंक्लूजन जो है उसको लो फॉर्म दिया गया है। इनको लो की फॉर्म में नहीं दिया गया है, ये सिर्फ एक कंक्लूजन ही है, ठीक है। सेकंड जो इनका लो है वो है लो ऑफ कंक्लूजन, इन्होंने दिया था, लो फॉर्म दी थी कोरेंट्स ने और गुडीबेरीज ने दी थी। गुडीबेरीज, टेस्मार्क, इन तीनों ने उसको लो फॉर्म दी, ठीक है। तो फर्स्ट जो इनका लो हम पढ़ते हैं, फर्स्ट लो और सेकंड कंक्लूजन, लो ऑफ डोमिनेंस। इसमें इन्होंने बताया कि जो जीन्स हैं जब हेट्रोजाइगस कंडीशन में जब प्रेजेंट होते हैं तो जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो डोमिनेंट होता है, ठीक है। हेट्रोजाइगस जो कंडीशन होती है, एक डोमिनेंट जीन और दूसरा रिसेसिव जीन, ये जो कंडीशन होगी, इस कंडीशन में जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो सिर्फ डोमिनेंट होगा। डोमिनेंट जीन ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, ठीक है। और मेंडल के जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं उनको हम प्योर लाइन से स्टडी करते हैं, होमोजाइगस फॉर्म से स्टडी करते हैं। तो अगर पेरेंट हम यहाँ पे लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने पेरेंट लिए होमोजाइगस टोल को लिया, ठीक है, और होमोजाइगस रिसेसिव को लिया उन्होंने यहाँ पे, ठीक है। गैमेट दोनों सेम बनाएंगे बट 2 बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मियोसिस होगी, गैमेटोजेनेसिस होगी और इसके दौरान क्या होगी, गैमेट की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे 2 गैमेट बनेंगे, दोनों एक जैसे बनेंगे क्योंकि होमोजाइगस है, सेम जीन यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे भी इसी तरह से क्या होगा, सेम जो है वो गैमेट की फॉर्मेशन होगी बट 2 गैमेट की फॉर्मेशन होगी। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो यहाँ पे बनेगा वो क्या बनेगा, वो क्या बनेगा, हेट्रोजाइगस बनेगा। सेकंड जो बनेगा यहाँ पे वो भी कैसा बनेगा, हेट्रोजाइगस बनेगा बेटा, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कैसे बनेगा, यहाँ पे सेम के साथ दिखा दिया मैंने, ये कॉम्बिनेशन बनाएगा इसके साथ, ओके। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये भी कैसा बनेगा, हेट्रोजाइगस बनेगा। यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो भी कैसा बनेगा, हेट्रोजाइगस ही बनेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ गैमेट जो यहाँ पे हमारे पास सामने बने हैं, ये कितने बने हैं, हर एक इंडिविजुअल ने 2 गैमेट बनाए हैं सेम टाइप के। डोमिनेंट ने कितने बनाए, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, 2 गैमेट बनाए। रिसेसिव ने कितने बनाए, होमोजाइगस मतलब एक जैसे गैमेट 2 बनाए, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। इनकी कॉम्बिनेशन से जब इनका फर्टिलाइजेशन हुआ तो इससे जो इंडिविजुअल बने वो सारे के सारे कैसे बने, हेट्रोजाइगस बने। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इसको आप पुनेट स्क्वायर से भी ड्रॉ करके देख सकते हो। एक प्लांट के जो गैमेट है उनको हम वन साइड में रख लेते हैं, जैसे कैपिटल के हमने यहाँ पे रख लिए, और रिसेसिव के हम यहाँ पे रख लेंगे, जैसे इस तरह से हमने अरेंज कर लिए। अब इनके पॉसिबल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग और पॉसिबल नंबर ऑफ यंग वन यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, 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 ठीक है। तो ये पॉसिबल नंबर ऑफ गैमेट हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि ये जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, यहाँ पे जो जीन एक्सप्रेस कर रहा है वो सिर्फ डोमिनेंट जीन है। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है वो डोमिनेंट जीन है। रिसेसिव जीन अपने आप को एक्सप्रेस यहाँ पे नहीं करते हैं, ओके। और इनका जो थर्ड जो कंक्लूजन है और सेकंड जो लो है, सॉरी पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। ये जो लो ऑफ डोमिनेंस है बेटा, इसके एक्सेप्शन है, ठीक है। इसके एक्सेप्शन है नेचर में, वो क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। ये 2 इसके एक्सेप्शन है, ठीक है। जहाँ पे क्या है कि डोमिनेंट जीन जो है वो अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाता है यहाँ, ठीक है। तो ये जो लो हो गया, लो ऑफ डोमिनेंस जो है, इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाई,
ठीक है, क्योंकि जब किसी चीज़ के एक्सेप्शन होते हैं तो उसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये जो लॉ है मेंडल का, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, और सेकंड जो लॉ है इसका मेंडल का, वो क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। थर्ड कंक्लूजन एंड सेकंड लॉ। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जब भी गैमेट फॉर्मेशन होती है, जब भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, गैमेट बनाते हैं, गैमेटोजेनेसिस जब होती है, तो उनके जो जीनोम के सेट होते हैं, ठीक है, वो सेग्रीगेट कर जाते हैं। जो जीन है वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। सेग्रीगेट मीन्स सेपरेट हो जाते हैं। तो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जो पेयर्ड फैक्टर होते हैं, जो पेयर्ड जीन होते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, ऐसा मेंडल ने कहा। ठीक है, मेंडल ने कहा कि अपॉन गैमेट फॉर्मेशन या ऑन गैमेट ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस जीन्स विल सेग्रीगेट। ठीक है, और ये जो लॉ है मेंडल का, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, और ये जो लॉ है इसका यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या लिए थे बेटा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये कॉम्बिनेशन था हमारे पास। ठीक है, गैमेट हमारे पास बने थे कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, यहाँ पे बने थे स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुई, गैमेट फॉर्म हुआ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख नहीं पा रहे हैं बेटा कि सेग्रीगेशन कैसे हो रही है, क्योंकि सेम टाइप की गैमेट है। अब जब हम ये हमारे पास आ जाती है F1 जनरेशन। ठीक है, अब जब F2 जनरेशन में हम इनकी सेग्रीगेशन कराते हैं, ठीक है, तो हमने क्या, कौन से प्लांट लिए, हमने हेट्रोजाइगस, हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, प्लांट ले लेते हैं। अब जब गैमेट फॉर्मेशन होगी तो क्या होगा, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, यहाँ पे दो जीन है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो ये दोनों जीन क्या हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, और दो गैमेट की फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, 2 टाइप ऑफ गैमेट की फॉर्मेशन ये कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है सिर्फ 2 ही गैमेट हो, नंबर ऑफ गैमेट तो बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो जीन्स है वो अलग अलग हो जाएंगे। एक गैमेट में सिर्फ एक ही जीन प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, सेग्रीगेशन हो जाएगा। जब गैमेटोजेनेसिस होगी तब ये जीन क्या होंगे, दोनों कैपिटल जीन और डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन जो है वो सेग्रीगेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, मतलब 2 नए गैमेट की फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये है मेंडल का सेकंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसकी एक्सेप्शन नहीं है, इसका कोई भी सिंगल एक्सेप्शन हमें नहीं मिलता है। तो मेंडल का ये जो लॉ है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो लॉ है हमारा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।